नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरोही है और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। उस कहानी का नाम है छुक छुक, जिसे लिखा है रोहित वर्मा रिंपू जी ने। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आएगी, तो बने रहें मेरे साथ और सुने छवि की कहानी जिसका नाम है छुक छुक। लेकिन इससे पहले मैं कुछ शब्द कहानी के बारे में बताना चाहती हूँ। यह कहानी छवि नाम के पात्र के इर्द गिर्द घूमती है। छवि जो कि हकलाहट की समस्या से पीड़ित होने की वजह से बचपन से ही समाज के द्वारा किए गए मजाक या उपहास को सहन करती है और अपने आप को टूटने नहीं देती। वह एक सफल चित्रकार बनकर समाज को करारा जवाब भी देती है और छुक छुक से छवि जी तक का सफर तय करती है। वह ससुराल में अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए तलाक जैसा कठोर फैसला लेकर अकेले जीवन जीने का निश्चय करती है। तो चलिए अब समय बर्बाद ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी छुक छुक, भाग पहला। नाम, परिचय। मैं अक्सर शिखा के पास उसके क्लिनिक में आया करती थी और हम अक्सर हकलाहट की समस्या और घर गृहस्थी की समस्या पर बातें करते रहते। चूंकि हकलाहट की समस्या के केस को शिखा देखती थी और घर गृहस्थी की समस्या के केस को मैं स्वयं देखती थी, तो हम एक दूसरे के केस के बारे में बातें करते रहते थे। इससे हमें किसी भी केस की समस्या को हल करने में आसानी होती थी। एक दिन की बात है, मैं चीकू के क्लिनिक में ही बैठी हुई थी और रोजमर्रा की तरह लोगों की समस्याओं को सुन और उन्हें हल करने में शिखा की सहायता कर रही थी कि तभी शिखा के मोबाइल पर एक फोन आया। हेलो जी, मैं शिखा जी से बात कर सकती हूँ? फोन करने वाले ने कहा। जी बोलिए, मैं शिखा ही बात कर रही हूँ, शिखा ने कहा। जी मैं ईशा बात कर रही हूँ, मैंने आपका नंबर आपके फेसबुक पेज से लिया है। ठीक है जी, बोलिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? जी मेरी एक सहेली है जिसका नाम छवि है। उसके बेटे की हकलाहट की समस्या के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। क्या आप हमारी कुछ मदद करेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपकी हर संभव मदद करने के लिए तैयार हूँ। अगर हो सके तो आप उन्हें मेरे पास ले आना। मुझसे जितना संभव होगा मैं उनकी मदद करूंगी। जी मैं कब तक आऊं? क्या आप बताने का कष्ट करेंगे? इसमें कष्ट वाली क्या बात है, आपका अपना ही घर है, जब मर्जी ले आना। जी अगर आपको कोई एतराज ना हो और अगर आपके पास अभी समय है तो क्या हम अभी आपसे मिलने आ सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं, आप अभी आ सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम अभी आपसे मिलने आ रहे हैं। शिखा का फोन बंद होने के बाद मैं शिखा से फोन के बारे पूछने लगी। कौन था फोन पर? पता नहीं, कोई ईशा नाम की लड़की बोल रही थी। कहती कि उसे और उसकी एक सहेली को मुझसे कोई काम है और वह मुझसे मिलना चाहती है। तो क्या वह अभी आ रही है? हाँ फोन पर तो उसने ऐसा ही कहा है कि वह अभी आ रही है। अच्छा शिखा दीदी एक बात पूछूं? हाँ मुक्ता पूछो, इसमें इजाजत लेने वाली क्या बात है? दीदी आपको तो काफी साल हो गए है ना हकलाहट की समस्या से संबंधित परेशानियों को हल करते हुए, तो क्या कभी आपने किसी लड़की को हकलाहट की समस्या से पीड़ित पाया है? मेरा कहने का मतलब है कि क्या किसी लड़की को भी हकलाहट की समस्या होती है या सिर्फ यह समस्या केवल लड़कों में ही होती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस समस्या का शिकार लड़के और लड़कियां दोनों होते हैं, परंतु लड़कियों की तुलना में लड़कों में समस्या ज्यादा पाई जाती है। अच्छा, ऐसा क्यों? मेरा कहने का मतलब कि लड़कों में यह समस्या ज्यादा और लड़कियों में कम क्यों? वह इसलिए क्योंकि हकलाहट की समस्या भावनाओं और कुंठा के मिले जुले तालमेल पर निर्भर करती है। जब लड़कियों को कोई समस्या होती है तो वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए रोकर अपनी कुंठा को बाहर निकल देती है।
इसके विपरीत अगर किसी लड़के को कोई समस्या होती है तो उसे रोने नहीं दिया जाता, जिससे कि उसकी कुंठा बाहर नहीं निकल पाती और जो धीरे धीरे हकलाहट की समस्या का कारण बनती है। लड़कों को रोने नहीं दिया जाता, ऐसा क्यों? मैं कुछ समझी नहीं, मैंने हैरानी व्यक्त करते हुए पूछा। क्योंकि उनके पालन पोषण को शुरुआती दौर में ही उसे समझा दिया जाता है कि तुम लड़के हो और लड़के रोया नहीं करते, बहादुर बनो, यो लड़कियों की तरह बार बार रोना बंद करो। इस प्रकार की डायलॉगबाजी अक्सर लड़कों से की जाती है और उन्हें रोने नहीं दिया जाता, जिस वजह से वह अपने जज्बातों को अपने अंदर दबा देते हैं। जज्बात या कुंठा बाहर ना निकल पाने की वजह से आगे चलकर यह हकलाहट जैसी समस्या का कारण बन जाते हैं। यानी तुम्हारे कहने का मतलब है, सीधा मतलब है कि दिल में किसी प्रकार की भावना, जज्बात या कुंठा को दबाकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह हकलाहट की समस्या का कारण बन सकती है। हाँ, ऐसा ही समझ लो, यह हकलाहट ही नहीं दिमागी या दिल के दौरे का कारण भी बन सकती है, क्योंकि दिल में किसी प्रकार के जज्बात या कुंठा को बाहर ना निकालने से तनाव उत्पन्न होती है और यह तनाव ही सभी प्रकार की बीमारियों की जड़ होता है। हम इस बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी दो लड़कियां, जिनके साथ एक छोटा बच्चा था, वह हमारे पास आती दिखी। हमें समझने में देर ना लगी कि यह वही लड़कियां हैं जिनका अभी कुछ देर पहले फोन आया था। हमने उनको बैठने के लिए कहा और कुछ देर बातें करने के बाद शिखा ईशा की सहेली छवि से उसके बेटे की हकलाहट की समस्या के बारे में पूछने लगती है, परंतु उसके कुछ बोलने के बजाय ईशा उसकी बातों का जवाब देने लगती है। शिखा ईशा को चुप रहने का इशारा करती है और छवि को ही उसकी बातों का जवाब देने के लिए कहने लगती है। इससे पहले के छवि कुछ बोलती, ईशा शिखा से कहती है, शिखा जी, असल में बात यह है कि छवि और उसका बेटा दोनों ही हकलाहट की समस्या से पीड़ित हैं, जिस वजह से वह बोलने में झिझक महसूस करती है। आप जो कुछ भी पूछना चाहते हो मुझसे पूछ सकते हो। ईशा की बात सुनकर हम दोनों कुछ देर खामोश से हो जाते हैं। कुछ देर खामोश रहने के बाद शिखा ने उनसे कहा, देखिए, मैं माफी चाहती हूँ, परंतु जब तक मुझे हकलाहट की समस्या के शुरू होने की असली वजह के बारे में पता नहीं चलेगा तो मैं इस समस्या के हल के बारे में नहीं बता सकूंगी। इसलिए अगर हो सके तो छवि जी को ही मेरी बातों का जवाब देने दे। शिखा छवि को बुलवाना चाहती थी, क्योंकि वह उसकी हकलाहट की समस्या को स्तर जांचना चाहती थी। इसलिए वह बार बार उसको ही बोलने के लिए उकसा रही थी। आखिरकार छवि शिखा की बातों का जवाब देने लगती है। छवि कहती है, यह मेरा बेटा है, इसका नाम मोहित है, इसकी उम्र 5 साल है, इसे बोलने में समस्या आती है। क्या आप हमारी कुछ मदद करोगे? छवि के इस प्रकार से बोलने से हम दोनों हैरान थे। हैरानी इसलिए थी कि वह बिना किसी रोक के एकदम साफ बोल रही थी, परंतु वह हर शब्द को लंबा खींच रही थी। उसके बोलते समय मैंने एक और बात देखी कि जब वह बोल रही थी तो वह हर शब्द के बाद अपनी टांग पर धीरे से चपत लगा रही थी। यानी हर चपत के बाद वह एक शब्द बोलती, और हैरानी की बात यह थी कि वह किसी भी शब्द पर अटक नहीं रही थी। छवि के इस प्रकार के बर्ताव के कारण मेरी उत्सुकता मोहित से ज्यादा छवि की ओर थी। मैं उसके बारे में और जानना चाहती थी, क्योंकि उसने अपनी हकलाहट की समस्या का जिस प्रकार से समाधान खोजा है वह काबिले तारीफ था और मैं इसके पीछे की कहानी को जानना चाहती थी। मैंने छवि से कहा, देखिए, मुझे गलत मत समझना, चूंकि हम हकलाहट की समस्या पर शोध करते रहते हैं। लोग इस समस्या के समाधान के लिए कई प्रकार के टोटके लगाते हैं, परंतु जिस प्रकार का टोटका आप लगा रही हैं, इससे पहले हमने यह आज तक नहीं देखा। क्या आप अपने इस प्रकार के बोलने के बारे कुछ बता सकती हैं? मेरी बात के जवाब में
वह ठीक पहले जैसे यानी अपनी टांग पर चपत लगाते हुए धीरे धीरे बोलते हुए कहती है, जी मैं अपने बारे में फिर किसी दिन बात करूंगी, परंतु सबसे पहले आप मेरे बेटे मोहित की समस्या के समाधान के बारे बता दें। यह मेरा इकलौता बेटा है। मैं नहीं चाहती कि हकलाहट की समस्या के कारण जो कष्ट मैंने उठाया है वो कष्ट मेरे बेटे को भी उठाना पड़े। छवि की बात सुनकर मैं कुछ सोच में पड़ गई। मेरा ध्यान छवि की तरफ से हट नहीं पा रहा था। बार बार दिल यही कहता हो ना हो इस लड़की के जीवन की कहानी में कोई बात तो है जो मेरा ध्यान बार बार उसकी ओर खींच रही थी। मैं वो कहानी जानने में उत्सुक थी। मैं इसी उधेड़बुन में व्यस्त थी कि तभी शिखा और छवि की बातचीत ने मेरा ध्यान भंग कर दिया। मोहित को लेकर उन दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत होती रही। आखिरकार शिखा ने मोहित की हकलाहट की समस्या को लेकर अपने विचार मोहित की मां यानी छवि को बताए। शिखा ने कहा, मोहित एक 5 साल का छोटा बच्चा था जिसने अभी बोलना शुरू ही किया था। मैं उसे बुलवाने के लिए कुछ बातें पूछने लगी तो मैंने एक बात गौर की कि मोहित मेरी बातों का जवाब जल्दबाजी में तेज तेज बोल कर दे रहा था। और फिर जैसा हकलाहट की समस्या से पीड़ित व्यक्ति के स्वभाव में होता है, वह मेरी हर बात का जवाब काफी जल्दबाजी में दे रहा था। मोहित में हकलाहट जैसा कोई भी लक्षण मुझे नजर नहीं रहा। यह जो बोलते समय बीच बीच में रुक रहा है वह इसलिए है क्योंकि यह काफी तेजी से बोल रहा है। और यह स्वाभाविक बात है क्योंकि मोहित का दिमाग काफी तेज है और इसका IQ लेवल भी काफी ज्यादा है। ऐसे बच्चे अपनी बात काफी जल्दबाजी में कहते हैं और यही जल्दबाजी उनके हकलाने का कारण बन जाती है। मैं आपको एक उदाहरण माध्यम से समझाती हूँ। मान लो एक कमरे में आप सब पारिवारिक सदस्य बैठे हैं जिनकी संख्या 10 के आसपास है। उनके से कोई एक सदस्य आप सबसे एक पहेली बुझने के लिए कहता है। उस पहेली का जवाब मोहित को आता है। अब उसकी मनोदशा ऐसी हो जाती है कि वह यह सोचने लगता है कि इससे पहले कि कोई और सदस्य इस पहेली का हल बताए, वह इसका हल आप सबको बता देगा और वह हड़बड़ी में तेजी से बोलने की कोशिश करने लगेगा। यह सब कुछ उसके दिमाग में इतनी तेजी से होने लगता है कि वह आराम से बोलने के बारे सोचता नहीं है। उसे लगता है कि कोई और इस पहेली का जवाब दे या ना दे, उसे इसका जवाब सबसे पहले देना होगा। और फिर यही सब कुछ उसकी हकलाहट का कारण बन जाता है। और अगर इस बीच वहां बैठे किसी भी सदस्य ने उसकी हकलाहट की समस्या का मजाक बनाता है तो वह डर जाता है और यही डर उसकी हकलाहट की समस्या को बढ़ा देता है। भविष्य में वह सबके बीच बोलने से कतराने लगेगा और वह अपना आत्मविश्वास खोने लगेगा। इस प्रकार की समस्या को हल करने का एक ही उपाय है कि आप उसका विश्वास जीतो और उसकी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करो और जब भी वह हकलाने लगे तो उसे आराम से बोलने के लिए प्रेरित करो। आप उसके मित्र बनो ताकि वह आपसे बिना किसी झिझक या डर से आपसे बात कर सके। हकलाहट की समस्या को काबू में करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के व्यायाम होते जो कि इसकी आयु छोटी होने के कारण मैं इसे करने की सलाह नहीं दे सकती, क्योंकि इसका बाल मन इन व्यायामों की वजह से डर जाएगा और हो सकता है कि यह इनकी वजह से सहमा सहमा सा रहने लगे। शिखा की बातों से वह सहमत हो जाती है और बिना कुछ ज्यादा कहे वह वहीं से जाने की इजाजत लेती है। कुछ देर बातें करने के बाद वह सब वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शिखा मुझसे कहती है, देख लो, अभी हम लड़कियों की हकलाहट की समस्या से संबंधित बातें कर रहे थे कि उस समस्या से संबंधित केस हमारे पास आ गया। तुम ठीक कह रही हो, परंतु मुझे इस छवि का केस कोई साधारण केस नहीं लगता। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई कहानी है। हाँ मुक्ता, तुम ठीक कहती हो। छवि की हकलाहट की समस्या के पीछे जरूर कोई ना कोई कहानी है और हो ना हो यह कहानी बहुत दिलचस्प होगी।
खैर छोड़ो इस बात को, ना जाने छवि जैसी कितनी लड़कियां होंगी जो कि हकलाहट की समस्या से पीड़ित होगी। अब हम अगर हर किसी की कहानी को जानने लगेंगे तो हम अपने मकसद से पिछड़ जाएंगे। यानी उसका केस खत्म? मैंने हैरानी व्यक्त करते हुए कहा। हाँ, तुम सही समझ रही हो। और वैसे भी यह केस छवि के बेटे का था और वह अभी बहुत छोटा है। यानी हकलाहट की समस्या को काबू पाने संबंधी व्यायाम वगैरह करने की सलाह हम उसे नहीं दे सकते। अब छोड़ो इस मुद्दे को और अगला केस देखेंगे। और वैसे भी अब घर जाने का समय हो गया है। मैं घर जा रही हूँ। परी और पीकू मेरा इंतजार कर रहे होंगे। शिखा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं हैरान थी। आखिर वह ऐसा कैसे सोच सकती थी। खैर शिखा का रवैया छवि के बारे चाहे जैसा भी था, लेकिन मेरी दिलचस्पी उसके जीवन की कहानी को जानने में बढ़ रही थी। मेरा ध्यान अभी भी छवि की ओर था। मैं अभी भी छवि के ख्यालों में खोई हुई थी। शिखा ने मेरी ओर देखा और मुझसे कहा, क्या हुआ? कहाँ हो मैडम? कुछ नहीं। कहीं नहीं, मैं तो यही हूँ, तुम्हारे सामने। मैंने हड़बड़ी में शिखा की बात का जवाब दिया। परंतु शिखा ने जैसे मेरी मनोदशा को समझ लिया हो, उसने कहा, मुझे पता है कि तुम छवि के बारे में सोच रही हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कहा। फिर क्या सोच रही हो? तुम सही कह रही हो, मैं छवि के बारे में ही सोच रही हूँ। तुम जो सोच रही हो बिल्कुल सही सोच रही हो। आगे बढ़ो। परंतु? मैंने हैरानी जताते हुए पूछा। परंतु क्या? ओह, तुम यही सोचकर हैरान हो रही हो ना कि मुझे तुम्हारे मन में छिपी बात के बारे में पता कैसे चला? यार, हम दोनों दोस्त हैं। हमारी दोस्ती कितनी पुरानी है। और फिर अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त के मन में छिपी बात का पता ना लगा पाए तो वह दोस्त ही क्या? शिखा ने जो मेरी सोच के बारे में अंदाजा लगाया था वह एकदम सही था। मुझे छवि की जिंदगी की कहानी में एक दिलचस्प कहानी नजर आ रही थी जिसे मैं जानना चाहती थी, क्योंकि मैं एक लेखक बन चुकी थी। मेरी सोच भी एक लेखक के रूप में विकसित हो चुकी थी। और जैसा कि लेखक के बारे में कहा गया है कि एक लेखक समाज को आईना दिखाने का काम करता है। यानी वह समाज में छिपी अच्छी और बुरी चीजों को अपने लेख के जरिए समाज के सामने प्रस्तुत करता है। ठीक वैसे ही मुझे छवि के जीवन की कहानी में एक ऐसी कहानी नजर आ रही थी जो कि समाज को एक संदेश दे सकती थी। लेकिन वह क्या संदेश था यह मुझे पता नहीं था। मैं किसी भी तरह उसके जीवन की कहानी के बारे में जानना चाहती थी। लेकिन मैं इस बात से भी वाकिफ थी कि अगर मैं छवि से उसकी कहानी के बारे में जानना चाहूंगी तो वह मुझे बताने के लिए कभी राजी नहीं होगी। इसके लिए मुझे उसके साथ आई उसकी सहेली ईशा से संपर्क करना होगा। हाँ, वो इस मामले में मेरी मदद कर सकती है। लेकिन मेरे पास उसका कोई मोबाइल नंबर वगैरह नहीं था। ईशा और छवि को गए हुए बहुत दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी तक मैं छवि या उसकी करीबी दोस्त ईशा के बारे में पता नहीं लगा पाई थी। और छवि या ईशा से मिले बगैर मैं अपनी कहानी शुरू भी नहीं कर सकती थी। कहानी को लिखने के लिए मेरा छवि की सहेली ईशा को ढूंढना और उससे मुलाकात करना जरूरी था, क्योंकि वही एक ऐसी शख्स थी जो छवि की निजी जिंदगी के बारे में काफी हद तक जानती थी और मुझे मेरी नई कहानी को लिखने में मेरी मदद कर सकती थी। लेकिन कहते हैं, जब आप कोई काम करने के लिए सच्चे मन से तैयार हो जाते हैं तो भगवान भी आपकी मदद करने के लिए कोई ना कोई रास्ता दिखा देता है। एक दिन सरस्वती साहित्य अकादमी की ओर से एक साहित्यिक समागम करवाया जा रहा था। उस समागम में शामिल होने के लिए मुझे भी न्योता मिला था। उसी समागम में मेरी मुलाकात अचानक से ईशा से हो गई। नमस्कार ईशा जी, पहचाना क्या? मैंने ईशा से बात की शुरुआत करते हुए कहा।
जी माफ कीजिए, मैं आपको जानती तो हूँ, लेकिन आपको पहचान नहीं पा रही हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप अपने बारे कुछ बता सकते हैं? ईशा ने मेरी बात का जवाब बहुत ही शालीनता से दिया। जी इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? असल में हमारी मुलाकात बहुत छोटी थी, और फिर आप मुझसे मिलने के लिए नहीं, बल्कि मेरी एक दोस्त को अपनी सहेली से मिलवाने के लिए हमारे पास आई थी। जी मैं कुछ समझी नहीं। मैं बताती हूँ। कुछ दिनों पहले आप अपनी एक सहेली जिसका नाम छवि था उसको और उसके बेटे मोहित को लेकर मेरी सहेली शिखा के पास मोहित की हकलाहट की समस्या के विषय पर हमारे पास आई थी। हाँ, याद आया, आप भी वहीं बैठी थी। और सुनाइए, यहाँ इस समागम में कैसे? मैं एक लेखिका हूँ और सरस्वती साहित्य अकादमी ही मेरी ज्यादातर किताबें प्रकाशित करती है। वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। हाँ, लेकिन उतनी नहीं हुई होगी जितनी कि मुझे आपसे मिलकर हुई है। जी मैं कुछ समझी नहीं। दरअसल बात यह है कि जब से मैंने आपकी सहेली छवि से मुलाकात की है और उसकी जिंदगी के बारे में जाना है, तब से मेरी उत्सुकता आपसे मिलने और आपकी सहेली के बारे में और जानकारी हासिल करने की हो गई है। जी मैं आपकी बात कुछ समझी नहीं। मिलना मुझसे चाहती है, लेकिन जानकारी मेरी सहेली छवि के बारे में रखना चाहती है। इस बात का मतलब हुआ? देखो, मैं ज्यादा बातें ना करते हुए सीधा मुद्दे पर आती हूँ। मैं एक लेखिका हूँ और मुझे तुम्हारी सहेली छवि की जिंदगी में एक बहुत दिलचस्प कहानी नजर आ रही है। लेकिन अगर मैं उस कहानी के बारे में जानकारी लेने के लिए छवि के पास जाऊंगी तो जाहिर सी बात है कि वह अपनी जिंदगी के बारे में बताने के लिए साफ मना कर देगी। तो आप चाहती हैं कि आपके इस मामले में मैं आपकी मदद करूं, यानी कि मैं अपनी सहेली जो कि पहले से ही अपनी जिंदगी से परेशान है उसकी कहानी आपको बताऊं और आप उस कहानी को लिखकर पैसे कमाएं। माफ कीजिए, मेरी फितरत आप जैसी नहीं है, ईशा ने कुछ गुस्से में कहा। आप मुझे गलत समझ रही है या फिर आपको कोई गलतफहमी हो गई है? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। मैं जैसों की फितरत अच्छी तरह से जानती हूँ। लगता है लेखकों से काफी शिकायतें हैं आपको। ठीक है, आपकी मर्जी। मैं आपको जबरदस्ती तो राजी नहीं कर सकती। हाँ, मैं आपको एक किताब जरूर दे रही हूँ। अगर आपके कभी समय मिले तो इसे एक बार जरूर पढ़ लेना, क्योंकि यह मेरी जिंदगी की सच्ची कहानी पर आधारित है। छवि के विषय को लेकर मेरी और ईशा की बातचीत काफी देर तक होती रही, लेकिन मैं उसे छवि की जिंदगी की कहानी को बताने के लिए राजी ना कर पाई। शायद मैं जो कहना चाहती थी उसे समझा नहीं पा रही थी, या फिर मेरे लेखिका होने के कारण वह मेरे प्रति गलतफहमी का शिकार हो गई थी। लेकिन एक बात जो मेरे पक्ष में सही हो गई थी वह यह कि मैं उसे अपनी लिखी पहली किताब देने में कामयाब हो गई थी। मुझे इस बात का विश्वास था कि जब कभी भी ईशा मेरी उस किताब को पढ़ेगी तो मेरे बारे में अपनी धारणाएं बदल देगी। उसके अगले दिन मैं शिखा के पास उसके क्लिनिक में गई। हेलो जी, क्या हाल है? कैसा रहा कल का सरस्वती साहित्य अकादमी वाला समागम? ठीक था। क्यों, क्या हुआ? यूं उदास भरे लहजे से जवाब दे रही हो। सब ठीक तो है ना? क्या समागम में कुछ गलत हुआ क्या? नहीं, वहाँ कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। तुम कुछ छिपा रही हो, बताओ ना। कल के समागम में मेरी मुलाकात ईशा से हुई। ईशा? वही जो छवि के साथ आई थी। हाँ, वही ईशा। फिर क्या कोई बात हुई क्या उससे? हाँ, ऐसा ही कुछ समझो। यार जरा खुलकर बात करो, यूं पहेलियों में मत उलझा। कुछ खास नहीं। कल जब मैं समागम ने गई तो वहाँ ईशा भी आई हुई थी, तो मैंने उसे बुलाया और उसके साथ बातचीत करनी शुरू कर दी। कुछ देर बात करने के बाद मैंने उससे छवि के बारे में पूछा और साथ ही यह भी बता दिया कि मैं उसकी जिंदगी पर एक कहानी लिखना चाहती हूँ। लेकिन क्या? लेकिन उसने छवि के बारे में बताने के लिए साफ मना कर दिया। मना कर दिया, पर क्यों?
उसका मानना था कि मेरा मकसद छवि की जिंदगी पर कहानी लिखकर उससे पैसा कमाना है और वह ऐसा नहीं चाहती। लेकिन तुम्हें उसे बताना चाहिए था कि तुम्हारा ऐसा कोई मकसद नहीं है, बल्कि तुम तो उसकी कहानी के जरिए समाज को एक संदेश देना चाहती हो। तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन छवि के विषय को लेकर वह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी, और फिर समय भी कम था। हम दोनों को घर आने की जल्दी थी। अब क्या होगा? क्या कहानी नहीं लिखोगी? या फिर ऐसा करो, छवि की कहानी लिखने के लिए काल्पनिकता का सहारा ले लो। नहीं, छवि की कहानी मैं जरूर लिखूंगी, और इसके लिए किसी काल्पनिकता का सहारा बिल्कुल नहीं लूंगी। सच्ची कहानी लिखूंगी। लेकिन कैसे? तुम्हारे अनुसार ईशा ने तो छवि के बारे में कुछ बताने से मना कर दिया है, फिर कैसे? कहानी मैं जरूर लिखूंगी, और इसमें मेरी मदद ईशा ही करेगी, क्योंकि मैंने एक तीर अंधेरे में चला दिया है। बस इंतजार है उस तीर के सही निशाने पर लगने का। जब कभी वह सही निशाने पर लग, तब मेरा कहानी लिखने का मकसद भी पूरा हो जाएगा। कैसा तीर? समागम में मैं अपनी पहली किताब साथ लेकर गई थी, और ईशा से बातचीत के अंत में मैंने वह किताब ईशा को यह कहते हुए पकड़ा दी थी कि जब कभी भी समय लगे इसे एक बार जरूर पढ़ लेना, और मुझे विश्वास है कि जब भी वह मेरी किताब पढ़ेगी, वह मेरी मदद जरूर करेगी। कुछ दिनों के बाद। हेलो जी, क्या मेरी बात मुक्ता जी से हो सकती है? हाँ, मैं मुक्ता बात कर रही हूँ। आप कौन? जी, मेरा नाम ईशा है। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैंने तो तुम्हें पहचान लिया है, लगता है तुमने भी मुझे पहचान लिया है। जी, आपका अंदाजा सही है। मुझे माफ कर देना, मैंने आपको पहचानने में जरा देर कर दी। वो क्या है ना, ठेकरे ही इतनी खा चुकी हूँ, अब तो हर कदम उठाने से डर लगता है। खैर, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ और मिलकर कुछ बात करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले उस दिन के बुरे बर्ताव के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपको पहचानने में गलती हो गई थी। मेरे घर में आपका स्वागत है। आप कभी भी मेरे घर मुझसे मिलने के लिए आ सकती हैं। यानी आपने मुझे माफ कर दिया? नहीं, अभी नहीं। पहले आप मेरे घर आओ और मेरे हाथ से बनी चाय पियो, उसके बाद। ठीक है, तो मैं अभी आई। कुछ ही देर में ईशा मुक्ता के घर आ जाती है और दोनों बैठकर बातचीत करने लगते हैं। और सुनाओ फिर, किताब पढ़ी मेरी, कैसी लगी? सच कहूँ तो आज तक इससे पहले मैंने ऐसी कहानी कभी नहीं पढ़ी। मैंने इसे 5-6 बार पढ़ा है। क्यों? क्या एक बार में समझ नहीं आई? मुक्ता ने मजाकिया लहजे से कहा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल इसे बार बार पढ़ने को दिल करता था, इसलिए। अगर आप बुरा मत मानो तो क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछो। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आपने यह कहानी क्यों लिखी? मेरा कहने का मतलब है कि इस कहानी को लिखने के पीछे आपका मकसद क्या है? यह कहानी नहीं है, यह मेरे जीवन की सच्चाई है। और रही बात इस सच्चाई को लिखने के पीछे असल मकसद की, तो मैं अपने किए गुनाहों का पश्चाताप करना चाहती थी। मैं अपनी कहानी के माध्यम से समाज को, खासकर उन लड़कियों को, यह संदेश देना चाहती थी कि अपने ससुराल में रहकर अपने मायके वालों के कहने पर मैंने जो गलती है, वह गलती आप मत करना। आप मेरी तरह अपना बसा बसाया घर मत उजाड़ना, वरना इसका हश्र कैसा हो सकता है, वह भी मैंने लिखने की कोशिश की है। मैं अपने ससुराल में अपनी माँ और मौसी की एक कठपुतली थी। उनके इशारों पर चलती थी। उनके कहने पर मैंने अपना घर बर्बाद कर दिया था। कुल मिलाकर मेरी कहानी एक संदेश है उन लड़कियों को आज भी अपने ससुराल में रहकर अपने मायके वालों के कहने पर चलती हैं। वाह! लेकिन एक बात और, आपने अपना पश्चाताप करने के लिए यही रास्ता ही क्यों चुना? कौन सा रास्ता? यह लेखिका बनकर अपनी कहानी लिखने वाला रास्ता। हाँ, आपने मेरी किताब पढ़ी है तो आपको मेरी कहानी के बारे में और मेरे मकसद के बारे में पता चला। अगर यही कहानी मैं आपको अपनी ज़बानी सुनाती तो शायद यह आपके दिमाग में वो असर ना करती जो मेरी कहानी पढ़ने के बाद आप पर किया है।
कुल मिलाकर मैं अपनी किताब के माध्यम से अपनी बात आपके दिमाग में या आप पर पहुंचाने में कामयाब हो गई। अब यही काम मैं छवि के साथ करना चाहती हूँ। मैं कुछ समझी नहीं, छवि के साथ आप क्या करना चाहती हैं? छवि की जिंदगी पर मैं उसकी एक आत्मकथा लिखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे उसकी जिंदगी पर एक ऐसी कहानी नजर आ रही है जो समाज को एक अच्छा संदेश दे सके। मैं उसकी कहानी के माध्यम से हकलाहट की समस्या के प्रति समाज की मानसिक सोच को बदलना चाहती हूँ, और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी मदद? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम छवि और उसकी निजी जिंदगी के बारे से भली शांति परिचित हो। एक तुम ही हो जो मुझे उसकी जिंदगी के बारे में अच्छी तरह जानती हो। तुम ही छवि की जिंदगी पर आधारित उसकी कहानी लिखने में मेरी मदद कर सकती हो। अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी इसमें हर संभव मदद करूंगी, जहां तक हो सके। जितना भी मुझे छवि के बारे में पता है मैं आपको जरूर बताऊंगी। आप कहानी लिखने की तैयारी करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने मुझे एक बात नहीं बताई। वह क्या? आपको लेखकों के साथ क्या शिकायतें हैं? आपके कहने का क्या मतलब है? शायद आपको याद नहीं, जब आप मुझसे पहली बार मिली थी आपने कहा था कि आप जैसे लेखकों की फितरत के बारे में मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, और आपने छवि के बारे में बताने से मना कर दिया था। मुझे ऐसी कोई बात नहीं, मुझे गलतफहमी हो गई थी इस बारे में, मुझे माफ कर दे। मैं किसी दिन समय निकालकर आपके घर आऊंगी और छवि के बारे में मैं जितना भी जानती हूँ मैं सब कुछ बताऊंगी। आप बस लिखने की तैयारी करें। ईशा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप छवि के बारे में मुझे बताने के लिए तैयार हो गई। जी इसमें शुक्रिया किस बात का, मैं तो छवि की मदद करना चाहती हूँ। अगर इस प्रकार से छवि की कोई मदद हो सके तो यह मेरे लिए, छवि के लिए और इस समाज के लिए पुण्य का काम होगा। छवि की करीबी दोस्त ईशा के इस आश्वासन के बाद मैं छवि की जिंदगी पर आधारित उसकी कहानी लिखने की तैयारी करने लग गई। आगे की कहानी जानने को लिए बने रहिए हमारे साथ, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दें, ताकि कहानी का अगला भाग पब्लिश होते ही इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। मेरा नाम है आरोही और मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। धन्यवाद एक बार फिर से।